गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ केसेस हैं, पहले हम उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं जिस पर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर अगर मैं कहूँ कि भाई 3 सोलेनॉइड अगर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं जिनके सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 L3 हैं एंड दे हैव सीरीज में हैं, तो उनके अंदर करंट सेम होगा बट दे हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 E2 E3। और जो चीज़ सेम होगी वो करंट और जो चीज़ डिफरेंट होगी वो पोटेंशियल होगा, और इनमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो ही हम सम अप कर देंगे। तो क्या आ जाएगा E1 E2 प्लस E3। ई का फॉर्मूला किसके बराबर होता है -d∅dt, या ईएमएफ का एक फॉर्मूला हमने कल आपको समझाया था कि E बराबर -L/di/dt होता है। अब इसमें जो चेंज इन करंट है वो तो सभी में सेम ही होगा, क्योंकि जब सेल्फ इंडक्टेंस हम देख रहे हैं सोलेनॉइड सीरीज में कनेक्ट है तो इनमें करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट होगा। पोटेंशियल मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंट है तो चेंज इन करंट क्या होगा, सेम। तो ये क्या हो गया -L/di/dt। L रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस LS। यहाँ से क्या आ गया -L1/di/dt, ये आ गया E1 की वैल्यू, प्लस माइनस ऑफ L2/di/dt प्लस माइनस ऑफ L3/di/dt। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉमन जो आ रहा है उसको काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया तो LS की वैल्यू क्या आ गई L1 प्लस L2 प्लस L3। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस जुड़ते हैं ना, वैसे ही हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस जुड़ेगा व्हेन द सोलेनॉइड आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद इसका पैरेलल कम्बिनेशन देखो, वो भी बहुत आसान है। जैसे अगर हम बात करें इसके पैरेलल कम्बिनेशन की, तो पैरेलल कम्बिनेशन में अगर मैंने मान लिया कि भाई ये हमारे पास 2 इंडक्टर हैं, ठीक है, जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है। अब करंट क्या होगा, इसमें करंट होगा डिफरेंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, सेम। अब जो चीज़ डिफरेंट है वही हमें ऐड करनी होती है, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इनमें तब पैदा होगा जब करंट में चेंजमेंट आएंगे। तो जो चीज़ डिफरेंट है इसका मतलब di/dt मतलब टोटल चेंज इन करंट इज इक्वल टू द करंट चेंज इन फर्स्ट इंडक्टर प्लस करंट चेंज इन सेकेंड इंडक्टर। और मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था E बराबर -L/di/dt। तो इसका मतलब di/dt किसके बराबर हो गया -E/L के। तो भाई टोटल चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू -E/L1 प्लस माइनस ऑफ E/L2। कॉमन क्या आ रहा है, E माइनस से माइनस काट देंगे तो 1/L2 बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा ही है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होती है, देखो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की थी और सेल्फ, चलो म्यूचुअल में ही बात करेंगे। अभी सेल्फ की बात करें तो सेल्फ के फॉर्मूले जो हमारे पास आ गए वो क्या आ गए -φ = Li और E बराबर -L/di/dt। और सीरीज पैरेलल के तो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे रेजिस्टेंस के थे, अभी हमने निकाला। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। जैसे पहला न्यूमेरिकल अपने पास क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है 0.4 वोल्ट अपीयर इन ए कॉइल। किसी कॉइल में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर हो गया है जब व्हेन द करंट इन इट चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर इन ए वन डायरेक्शन टू 10 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब I1 करंट है वो 10 एम्पियर है और I2 करंट है वो भी 10 एम्पियर है लेकिन अपोजिट में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -10 एम्पियर इन 0.40 सेकेंड। कितना टाइम लगा भाई 0. तो पहले टाइम कितना था, मान लो 0, और बाद में इसको पूरा ही टाइम, जो टोटल टाइम लगा करंट को चेंजमेंट करने में, व्हेन द करंट इज इन इट इज चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू 10 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही कॉइल में करंट चेंज हुआ है जिसमें टाइम लगा है, मतलब टाइम में जो चेंजमेंट हमें देखने को मिला 0.40 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालो। ये CBSE 2011 में आया था क्वेश्चन। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा हुआ है, E बराबर -L/di/dt। अब यहाँ पर जो di की वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, दरअसल I1 - I2। अब ये वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से जो हमारे पास di का मतलब I2 - I1, दैट इज I2 - I1
तो ये क्या हो गया -10 और -10 कितना आ गया -20 एम्पियर आ गया। डी आई की वैल्यू अगर -20 है तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, दैट इज इक्वल टू -L, यहाँ रखेंगे -20 और डी टी की वैल्यू 0.40 और ई की वैल्यू कितनी है 0.4, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.40 डिवाइडेड बाई 20। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 8 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी, 8 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी इसका आंसर आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। अगला न्यूमेरिकल देखें, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है बेटा कई न्यूमेरिकल हमारे पास। अगला न्यूमेरिकल उसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 20 माइक्रो वेबर है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स इज 20 माइक्रो वेबर is linked with a coil of current, linked with a coil of current 5 milliampere, 5 milliampere इसमें करंट है। What is the self इंडक्टेंस, तो बताओ इसमें सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, फाई का फॉर्मूला क्या होगा Li, एल की वैल्यू क्या होगी पाई अपॉन में आई, पाई की वैल्यू 20 माइक्रो, माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 और यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी 5, 10 की पावर -3, तो आंसर कितना आ गया बेटा एल की वैल्यू हमारे पास 4 गुना 10 की पावर -3, तो 5 से काट दो, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और एल को किस में मेजर करते हैं हेनरी में, तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ही आए हुए हैं बेटा। उसमें से एक क्वेश्चन और है, मैं एक क्वेश्चन और पढ़ा रहा हूँ इसमें, फिर हम म्यूचुअल पर आते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन म्यूचुअल पर पूछे जाते हैं, सेल्फ पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि भाई एक हमारे पास इंडक्टर ऐसे दे रखा है 0.75 हेनरी और दो इंडक्टर हैं वो पैरेलल में दे रखे हैं लाइक दिस। इसका इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी और इसका भी है 0.5 हेनरी और ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कह रहा है और कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालो। तो ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, क्योंकि सेम है ना 0.5 तो 0.5 का कितना हो गया 0.25 और ये हो गया इसके साथ सीरीज में दैट इज 0.75 हेनरी। इन दोनों का सीरीज देखेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या था L1 + L2। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है LP = L/N। पैरेलल क्या आ गया था 25 में 15 जोड़ दो कितना आ जाएगा 1 हेनरी आ जाएगा। LS की वैल्यू देखो 0.75 + 0.25 बोथ आर इक्वल टू 1 हेनरी। ये हमारे पास हैं सेल्फ इंडक्टेंस के न्यूमेरिक। इसके बाद आ जाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको। तो एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है फाई बराबर MI, एक ई की वैल्यू होगी -M di/dt। तो जैसे न्यूमेरिकल हमने सेल्फ के किए हैं वैसे इस पर म्यूचुअल के बन जाते हैं। इसके अलावा हमने कोएक्सियल सोलेनॉइड का फॉर्मूला निकाला था μ0 N1 N2 A/L। ये जर्नल फॉर्मूला आ गया अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कोएक्सियल सोलेनॉइड। ओरली याद होनी चाहिए ये चीज़ें आपको। दूसरी अब इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे एक टॉपिक आता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को K से डिनोट किया जाता है विच इज इक्वल टू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की जो वैल्यू होती है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितना जो कोई भी दो कॉइल है उनको आपस में जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स। कोई भी दो कॉइल हैं उनको अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, सपोज ये मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को मैंने किसी दूसरी कॉइल के साथ किस तरह से जोड़ दिया। एक तरीका ये है, एक तरीका अपने पास ये है कि भाई ये एक सोलेनॉइड, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। एक तरीका अपने पास ये है कि एक कॉइल ये है अपने पास और दूसरी कॉइल बेटा ये होगी। तो इस तरह से हम ये हमारे पास कुछ कॉइल्स के कम्बिनेशन है, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसको डिनोट किया जाता है K से और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग को। इसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास M = L1 L2। L1 L2 विद द सेल्फ इंडक्टेंस एंड M विद द म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसमें K की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी हमें। K की वैल्यू क्या मिलेगी मैक्सिमम। इसमें K की वैल्यू लेस मिलेगी और इसमें K की वैल्यू सबसे मिनिमम मिलेगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है K की वैल्यू 1, इसमें 1 से थोड़ी सी कम मिलेगी, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इस केस में जब दो कॉइल ऐसे रखी होती है तो उनमें कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
और के की वैल्यू इसमें लेस और इसमें सबसे मिनिमम, तो इसमें एक मैक्सिमम कितनी एक, इसमें एक से कम और इसमें नेगेटिव। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कुछ और फॉर्मूले भी आ जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो कॉइल है, अब उन दो कॉइल को अगर मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ, सपोज मेरे पास कोई दो कॉइल है और उन कॉइल्स को मैंने सीरीज में जोड़ दिया और सीरीज में जोड़ दिया और दोनों कॉइल्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, करंट किस में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो उन कॉइल्स का जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, टोटल सेल्फ इंडक्टेंस। अगर कॉइल किस में कनेक्ट है बेटा, कॉइल इज इन सीरीज, ये फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, कॉइल इज इन सीरीज एंड करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन में है, और अगर ये करंट अपोजिट हो जाता है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के रिगार्डिंग और सेल्फ इंडक्टेंस के और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी फिलहाल मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स पर आऊँगा। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास जिसमें आपसे पूछा जाता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एम की वैल्यू निकालनी है कुछ केसेस में, एम निकालो। जैसे वो कहते कि दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल, एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है, इसकी रेडियस मान लो R1 है और इसकी रेडियस R2 है, तो बताओ इनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो भाई फॉर्मेट मेरा वही है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का। क्या है बेटा, फॉर्मेट ये है कि भाई कोई भी कॉइल हमारे पास है, कोई भी एक कॉइल जिससे जो करंट है, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी कॉइल के एरिया से लिंकअप करे। मतलब पहली कॉइल का करंट पहली कॉइल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के एरिया से पास आउट होगी, तो दूसरी कॉइल के अंदर हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स, और वही फ्लक्स हमें क्या दे देगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका मतलब पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड V1 और V1 से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि पहली कॉइल की फील्ड दूसरी कॉइल के एरिया से पास आउट होगी। तो यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल हैं जिनका सेंटर O है, रेडियस R1, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K2 पाई I1 अपॉन में रेडियस कितनी है इसकी R1। तो I1 से निकलने वाली, इस कॉइल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के एरिया से पास आउट होगी। अभी मैंने दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स एक ही माना है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स m गिवन है तो आपको वहीं पर नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करने होंगे। अभी फिलहाल मैंने दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स 1 1 कंसिडर कर रखे हैं। और दूसरी कॉइल के एरिया से जब ये पास आउट होगी तो दूसरी कॉइल के एरिया से फील्ड हमें मिले, पास आउट होगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना। दूसरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंकअप है वो पहली कॉइल की फील्ड और दूसरी कॉइल के एरिया, पहली कॉइल की फील्ड दूसरी कॉइल के एरिया से पास आउट होगी, तो दूसरी कॉइल्स के रिस्पेक्ट में फ्लक्स लिंकअप हमें मिल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है ये फ्लक्स हमें किसकी वजह से मिला है, इस करंट की वजह से, तो ये आ जाएगा I1, V1 की वैल्यू लिख देंगे K2 पाई I1 अपॉन में R1, K2 cos 0 के 1, I1 से I1 काट दो, तो M का फॉर्मूला क्या है, K2 पाई अपॉन में R1 और इंटीग्रेटिव। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें बेटा, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस जब भी आप किसी केस में निकालते हो तो करंट नहीं मिलेगा आपको, सेल्फ और म्यूचुअल के आंसर्स में करंट नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हो। तो दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स जब होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। अब मान लो अगर कॉन्सेंट्रिक ना होकर अगर एक्सिस गैलोंग हो तो क्या हो जाएगा, एक्सिस गैलोंग होगी तो देखो ये मान लो एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, इसकी रेडियस R1 हो गई, इसकी रेडियस R2 हो गई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, इसका सेंटर O, इसका है O डैश। इसमें करंट कितना दौड़ रहा है I1, इसमें करंट कितना दौड़ रहा है I2। तो इसमें दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, पहली कॉइल से निकलने वाली फील्ड कितनी हो गई V1। अब पहली कॉइल से फील्ड दूसरी कॉइल के एरिया से पास आउट हो गई, पर इसकी फील्ड अगर यूँ जा रही है तो ये दूसरी कॉइल इस कॉइल के एक्सिस पर है, जो Q कॉइल है वो P कॉइल के एक्सिस पर, और एक्सिस पर फील्ड का फॉर्मूला क्या बता रखा था आपको, K2 पाई A अपॉन में R² प्लस x² की पावर 3/2। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ टर्न्स वही मैंने एक एक मान रखा है तो हमने डिफाइन नहीं किया। तो I1 से निकलने वाली फील्ड है वो V1 हो गई, करंट I1, एरिया पहली कॉइल का A1, रेडियस कितनी R1, तो x तो दूरी है ये R1 और ये x, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस कॉइल से निकलने वाली फील्ड का फॉर्मूला ये होगा, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं।
ये फील्ड दूसरी कॉइल के एरिया से पास आउट होगी तो दूसरी कॉइल के रिस्पेक्ट में फ्लक्स, अगर ध्यान दो अभी मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पहली कॉइल और दूसरी कॉइल पी और क्यू में दोनों में 1 1 कंसिडर किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने यहाँ लिखे ही नहीं है। अगर दे रखे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है दे तो वहाँ पर आपको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ टर्न्स से। तो ये जो पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी कॉइल के एरिया से पास आउट होगी, तो फ्लक्स हमें जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि भाई दूसरी कॉइल से निकलने वाला लिंक होने वाला फ्लक्स पहली कॉइल की फील्ड और दूसरी कॉइल के एरिया से जो पास आउट होगी। एंगल कितना वही cos 0, तो φ2 बराबर पहले तक कर दो k2i1 a1 a2 अपॉन में r1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इस सारे की पावर 3/2। φ2 की वैल्यू वही मैंने कहा था, जो करंट इधर होगा वही करंट आपने इधर लिखना है क्योंकि करंट कटना चाहिए। तो mi1 बराबर k2i1 a1 a2 अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इस सारे की पावर 3/2। ये आप यहाँ लिखेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ अगर क्लियर हो गई है तो भाई i1 से i1 कट गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा इस केस में k2 a1 a2 अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज़ का ध्यान रखें, अभी मैंने रेडियस अलग अलग ले रखी है दोनों की, तो एरिया भी अलग अलग आए हैं। अगर रेडियस सेम होती तो यहाँ पर एरिया भी क्या आते सेम, इस बात का ध्यान रखें। तो ये इसका म्यूचुअल इंडेक्स, ये मैंने के की फॉर्म में निकाला है, बुक्स में हो सकता है म्यू नोट की फॉर्म में निकाले, तो आप म्यू नोट की फॉर्म में भी इसको निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ही, ये 2 केस हो गए। तीसरा केस है, एक बोर्ड में एनसीईआरटी के अंदर है हमारा एक क्वेश्चन कि भाई हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और इसके नज़दीक मैंने एक स्क्वायर रख दिया, एक स्क्वायर हमने रखा है, स्क्वायर शीट हमने रख दी जिसकी साइड्स हैं वो ए है या हम मान लें बी है, ऐसे मान लो, और ये दूरी है, ये कितनी है ए, इसमें करंट आई दौड़ रहा है। तो बताओ इस शीट के रेस्पेक्ट में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ए स्क्वायर लूप ऑफ ईच साइड बी। बी भी दे दे, हो सकता है इसको ए दे दे, इसको बी दे दे, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है, वो मैंने मान लिया भाई ये बी है, ये है, इसको ए मान लो, बी मान लो, जैसे आपकी मर्जी। तो भाई इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही I करंट कैरिंग वायर जो आई है उससे निकलने वाली फील्ड होती है। फील्ड कितनी होती है एक स्ट्रेट वायर से? k2i अपॉन में दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की। अब ये तो भाई पूरी शीट से स्क्वायर लूप से कैसे निकालेंगे? इससे एक साथ निकालना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इससे निकलने वाली फील्ड यूँ घूमेगी और वो इस पूरी शीट में से पास आउट होगी। अब इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे एक साथ? एक साथ तो निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं। उस स्ट्रिप की थिकनेस मैंने कितनी मान ली? dx। और ये स्ट्रिप दरअसल इस वायर से कितनी दूरी पर है? x। ये स्ट्रिप कितनी दूरी पर मान ली मैंने? x। तो इस छोटी सी स्ट्रिप के रिस्पेक्ट में तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस छोटी स्ट्रिप से तो पास आउट हो ही सकती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस छोटी सी स्ट्रिप से पास आउट होगी तो I1 से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इस छोटी स्ट्रिप से पास आउट होगी तो फ्लक्स हमें मिल जाएगा। और वो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? छोटा ही होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई इस फॉर्मेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रिप कितनी दूरी पर है इस करंट कैरिंग वायर से? x दूरी पर। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? k2i अपॉन में x। आप यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 भी कर सकते हो वो फॉर्मूला। तो इस करंट कैरिंग वायर से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लिख सकते हैं जो इस स्ट्रिप से पास आउट होगी वो ये। अब स्ट्रिप से जो पास आउट हो रही है पूरी लूप से एक साथ निकाल नहीं सकते थे, छोटी सी स्ट्रिप से फ्लक्स भी होगा छोटा, दैट इज इक्वल टू बी। और एरिया कितना हो गया बेटा? डी। एंड एंगल कितना? cos 0। तो बी हमारे पास लिख देंगे हम यहाँ पर k2i अपॉन में x। और एरिया इस छोटी स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भाई लेंथ हमारे पास कितनी है? dx और ब्रेड्थ कितनी होगी? b। तो b इंटू में dx ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज d∅। टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो d∅ इज इक्वल टू बाहर ले लो k2i और b को बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया? 1 अपॉन x और dx, ये बचेगा।
1/x और dx हमारे पास बचा। अब देखो मुझे पूरी लूप का चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये लूप का एक एंड इस वायर से कितनी दूरी पर है ए, और दूसरे एंड कितनी दूरी पर इस वायर से a प्लस बी। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी बेटा, a से a प्लस बी। क्या होगी इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास, a से a प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर देंगे। डी फाई का इंटीग्रेशन आ गया टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू k2i b। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। इंटीग्रेशन लिमिट a से a प्लस बी। फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एम आई, जैसा बताया गया था आपको। जो करंट इधर है वही करंट आपने इधर लिखना है। आई आ गया तो k2i b, लिमिट रख दो log x a प्लस बी और अपॉन में ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि log m माइनस log n का फॉर्मेट बन जाएगा। वहाँ पर x की जगह एक बार a प्लस बी और एक बार b। तो क्या आ गया बेटा, यहाँ से i से i कट गया तो m का वैल्यू क्या आ गया k2b और इनटू में log यहाँ से 1 प्लस में b बाय a। ये हमारे पास आंसर आ गया इस केस के अंदर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आ गया। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में पूछा गया आपसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में या एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा आपका। इसी में एक चीज़ और पूछी गई है आपसे कि भाई अगर हमारे पास ये जो हमारे पास एस्टिमेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बताओ। इसी केस के अंदर एक चीज़ और पूछी, इवेलुएट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इफ द वायर कैरी ए करंट ऑफ 50 एम्पियर एंड लूप हैज़ ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर लूप के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो 10 मीटर पर सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 0.1, जो वैल्यू है ए की वो हमारे पास कितनी हो जाए बेटा, 0.1। अगर ये लूप है करंट कैरिंग 50 एम्पियर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इफ द वायर कैरी ए करंट ऑफ 50 एम्पियर एंड लूप हैज़ ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट द लोकेशन ऑफ 0.2 मीटर एज शोन इन फिगर। तो ये हमसे पूछा गया है कि फिगर के अंदर अगर ये दूरी हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला पूछा गया जिसमें लूप है वो किसी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, और ये लोकेशन हमें जो दे रखी है एक्स की, मतलब इस वायर की, वो कितनी दे रखी है बेटा 0.2 मीटर। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है और करंट दे रखा है 50 एम्पियर। तो ई का फॉर्मूला एक ही होता है BLV। इस करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला k2i/r इंटू LB। तो k की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2i, करंट दे रखा है, r का मतलब किससे है, सीधा सीधा x से, r का मतलब किससे है, सीधा सीधा x से, और वेलोसिटी दे रखी है और हमें लेंथ दी हुई है बेटा, लेंथ भी दे रखी है। इफ द वायर, जो ये b की वैल्यू है वो दे रखी है इसने 0.1 मीटर। b की वैल्यू 0.1 मीटर है, तो इसका मतलब फॉर्मेट क्या हो गया, k2i/x, l की जगह आ गई b इज द लेंथ ऑफ द लूप एंड v भी द वेलोसिटी। तो ये सारी वैल्यू हमें दे रखी है, इसको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके।